आयुर्वेद के हिसाब से अगर सब त्वचा रोग देखे जाए तो ये सब जो त्वचा विकार है ये किस में डाले हुए? कुष्ठ में। मतलब जैसे अमराला में सब हम लोग रहते हैं, उसको पूरा छत के जैसे ऊपर काम करते हैं, वैसे पूरे के पूरे हमारे जो त्वचा रोग है वो कुष्ठ के अंदर आते हैं। इसलिए इसमें मेह रोग के बाद कुष्ठ को बताया है, क्योंकि मेह रोग में जो उसके बाद जो फुंसी आते हैं, उसके बाद उसके महारोग का पता चलता है, उसके वजह से उसको कुष्ठ, मतलब मेह रोग के बाद कुष्ठ बताया, इसे कुष्णाति वपु इति कुष्ठम। अभी कुष्णाति वपु मतलब कुष्ठ मतलब कोत उत्पत्ति। ये कोत उत्पत्ति किसके वजह से हो रही है? ये कोत उत्पत्ति है पित्त के वजह से। हम कहते हैं पाक, राग, कोत, ये किसका है? पित्त का है। मतलब पित्त प्रकोप पे या पित्त दुष्टि के वजह से, रक्त दुष्टि के वजह से वपु मतलब त्वचा, इस त्वचा को दुष्ट करने वाला, इसके वजह से इसको कुष्ठ कहा गया है। अभी ऐसा नहीं किया, हम त्वचा बोले तो हमें पता है कि त्वचा स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय है पूरे शरीर को व्याप्त करने वाला ये त्वचा ही है। अगर ये चरक चिकित्सक के हिसाब से या चरक आचार्य के हिसाब से उन्होंने एक श्लोक बताया है कि ओनली स्किन को विकृत करना ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है सम्यक विशेषता स्पर्शज्ञानम, मतलब इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि पूरे शरीर को आवरण किया हुआ ये जो स्पर्शन इंद्रिय उसकी भी ज्ञान का नष्ट होना, मतलब त्वचा विकार मतलब त्वचा को विकृति होना ऐसा नहीं है, जो स्पर्श है उस स्पर्श का भी नष्ट होना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्पर्शेंद्रिय और त्वचा ये दोनों में एकत्र में चरक आचार्य जो बता है उसको हम त्वचा को कहेंगे। अगर त्वचा के हिसाब से हम थोड़ा आधुनिक शास्त्र के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं, हमारे शरीर में त्वचा कितनी होती है? पूरे शरीर में 18 स्क्वायर फुट त्वचा है, 18 स्क्वायर फुट त्वचा। और जो हमारे श्वेत रंध्र है, मतलब श्वेत रंध्र है, वो 20 लाख श्वेत रंध्र होते हैं, श्वेत ग्रंथि होती है। और 1 स्क्वायर फुट में कितनी मज्जा तंतु रहती है? 1 स्क्वायर फुट में 2 फीट मज्जा तंतु रहती है और 5 फीट रक्तवाहिनी का जाला होता है, मतलब इस त्वचा में। अब देखिए इस त्वचा के हिसाब से हम थोड़ा सोचेंगे। अभी जैसे एम्ब्रियोलॉजी में कहा है कि त्वचा एक्टोडर्म मतलब त्वचा है, जो मिडल है मेसोडर्म है, और नीचे वाला जो अंदर वाला इंटरनल जो एंडोडर्म है। और उन्होंने ऐसा कहा है जो एक्टोडर्म है, जो त्वचा है, वो कैसा है? वो एक्टोडर्म मुंह से लेकर 1 वीत तक और गुदा से लेकर 1 वीत तक ये त्वचा है। मतलब ये त्वचा जैसे ऊपर से है वैसे अंदर से है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर पेट में आता है वो स्किन की तरफ आता है। मतलब हमारे शरीर में आप कुछ भी खाए, कोई आम भी स्टार हो जाता है, तो ये सब टॉक्सिक कहाँ से बाहर निकल रहे हैं? ये सब टॉक्सिक मूत्र से निकाल रहे हैं, पुरुष से निकाल रहे हैं, या ये सब टॉक्सिक हम जैसे रजस्त्र होता है उससे वो टॉक्सिक बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये टॉक्सिक जब एक ऐसा होता है कि अगर बाहर नहीं निकाले जाते तब वो टॉक्सिक वहां अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और जो फिनोमेना है नेचुरल निसर्ग का फिनोमेना, अगर वो टॉक्सिक बाहर नहीं निकाल रहे वो स्किन की तरफ बाहर आ रहे हैं, और उसको हम त्वचा कहेंगे। अब ये त्वचा कैसे तैयार होते हैं? यदि आपको सब संप्राप्ति पता है, वो अलग बताने की जरूरत नहीं है। जब ये आम विष, हमने कहा है कि ये आम विष कैसा है? आम विष महागुरम वर्जत विष संज्ञकम। अब ये विष इसको कहा है, अब ये विष जब त्वचा से बाहर निकाल रहा है तो उसको त्वचा रोग हम कहेंगे। लेकिन ये कैसे होता है, इसकी संप्राप्ति कैसे होती है? ये जो आम विष है जब जो रक्त धातु में आता है, जब रक्त धातु में आता है तो उस वक्त अग्निमांद्य होता है, और सब पहला सिम्टम आता है इसमें। पहला सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम है इसके साथ मुंह में कड़वाहट आना, मतलब ज्वर पूर्व रूप अवस्था है। जब ये पूर्व रूप अवस्था होती है ज्वर की, तो उसके बाद क्या होता है? इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बॉडी में हीट पैदा होने लगती है, और बॉडी में जब हीट पैदा होने लगती है तो हमें लगता है बुखार आ गया। अब ये बुखार आने लगता है तो सब लोग क्या करते हैं? किसी का करियर है, किसी को काम पे जाना है, किसी को कुछ काम है, तो उसके वजह से क्या करता है? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन करने के बाद अब क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन करने के बाद यहाँ बुखार मतलब क्या बोलते हैं, पसीना लाया जाता है और बुखार कम हो जाता है। अब यहाँ बुखार कम हो गया, जैसे पैरासिटामोल लिया जाए, कोई भी दवाई ली जाती है तो उसमें बुखार कम हो गया, लेकिन इसमें
आम दोष, आम विष कम नहीं हुए, वही आम विष शरीर में रह के फिर अभी क्या कर रहे हो, वो आम विष त्वचा रोग उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं, तो इस हिसाब से ही बंद कर, मी जेव्हा सांगतो तेव्हा हे चालू कर। तो अभी इसके हिसाब से आम विष तैयार हो रहे, लेकिन सुश्रुत आचार्य जी क्या कहते हैं, ये जो आम विष है या आम दोष है, तो इसमें त्वचा रोग कैसे निर्माण हो रहे, इसमें त्वचा रोग निर्माण हो रहे, इसमें कहा है कि ये संक्रामक व्याधि है। संक्रामक मतलब कृमि से उत्पन्न हो रहा है। अब ये कृमि से उत्पन्न हो रहा है, ये संक्रामक व्याधि है, मतलब संसर्गजन्य है। चरक आचार्य जी ने कुष्ठ का बारे में जैसे बताया, वैसे सुश्रुत आचार्य संक्रामक व्याधि कह रहे हैं। तो अभी इस संक्रामक व्याधि के हिसाब से कुछ उन्होंने हेतु बताए हैं, जैसे सन्निकुष्ठ हेतु है, विप्रकुष्ठ हेतु है। अभी सन्निकुष्ठ हेतु है तो हमें पता है कि इसके 7 सन्निकुष्ठ हेतु है, इसमें वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष दुष्ट है, उसके साथ त्वचा है, रक्त है, मांस है और लसिका है, ये दुष्टि है। वैसे ही उन्होंने विप्रकुष्ठ एक हेतु बताया है। विप्रकुष्ठ हेतु में क्या कहा है, कूलज हेतु। कूलज हेतु मतलब क्या, पिता और माता को अगर कुष्ठ है तो वो कुष्ठ बच्चे में आ जाता है। पूर्व जन्मकृत होता है, अगर किसी को पूर्व जन्म में कुष्ठ है तो इस जन्म में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के युग में है, जन्मोत्तर कालज। अभी जन्मोत्तर कालज जो है, तो इसमें क्या है, अब ये आहार्य, विहार्य, मानसिक, संस्कारजन्य, ये हेतु इसमें बताया है। अगर ये हेतु है तो हमें इस हेतु का अभी के हिसाब में कौन से हेतु हो गए, ये सोचना जरूरी है। हमें ग्रंथ में पता है, लेकिन अभी क्या क्या है, तो हम क्या करते हैं, तो एक सिंपल से हेतु ले लेते हैं और हम त्वचा रोग की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट हेतु क्या है, पहले आजकल हम क्या कह रहे हैं, खा रहे जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव है, पिगमेंट्स है। अभी ये प्रिजर्वेटिव और जो पिगमेंट्स है, ये सेल जनरेटिव टॉक्सिन्स होते हैं। और ये सेल जनरेटिव टॉक्सिन क्या होता है, ये फूड टॉक्सिन के जैसे एक्ट होते हैं। ये फूड टॉक्सिन जब कम मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही मात्रा अगर हम हर रोज ज्यादा खाते हैं तो ये फूड टॉक्सिन दूषित जैसा काम करता है। अभी ये दूषित हो गया। वैसे ही आप स्किन पे अगर कोई ये अभी क्रीम लगा रहे हैं, अभी ये क्रीम जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट है वो लगा रहे हैं, या कोई पाउडर जैसे कुछ भी, ये बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है। अब जो बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है वही दूषित जैसा काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ अभी जैसे लिक्विड सोप हो, आज तो कोरोना में सब कह रहे हैं हाथ धो हाथ धो, हाथ धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका साबुन बहुत लेट है क्या, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हाथ धोते हैं पानी ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर आप बाद में देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा भी आप गंदा लेते हैं तो साबुन का गंदा आ रहा है। वही साबुन अगर कुछ अंश में, ये केमिकल कुछ अंश में हमारे पेट में जाते हैं तो वही दूषित विष जैसे कार्य कर रहा है। वैसे कोई भी विष हो, जैसे अभी बिच्छू का काटना हो, या चिचुंदरी का काटना हो, चूहे का काटना हो, या मधमाछी का काटना हो, ये विष बाद में कुष्ठ में या त्वचा रोग में परिणत होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा है, अब ये कैसे हम सोचेंगे, देखिए जो विष की वेगावस्था है, विष की वेगावस्था में क्या बता है, विष की तीसरी अवस्था है विष की वेगावस्था, उसमें बता है मंडल अंडु शब्द कोट। मंडल इसमें क्या है, इसमें मंडल कोष्ठ मतलब ये स्किन के प्रॉब्लम तीसरी रोग मतलब वेग में आता है। और अष्टम वेग में क्या बता है, अष्टम वेग में क्या है, भंग स्कंद से तो अष्टमे मतलब गलत कुष्ठ हो रहा है, उस गलत कुष्ठ के जैसे ये संप्राप्ति है। मतलब जो विष है, विष की परिणति बाद में कुष्ठ में या त्वचा रोग में होने वाली है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये विष की संप्राप्ति है, विष की चिकित्सा हमें करनी जरूरी है। तो इस विष की चिकित्सा हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो है ये करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि ग्रंथ में जो हमारे अंग बताए अष्टांग, वो क्या है, ये जो अंग है काय बाल ग्रह मृदंग शल्य दृष्टा जरा वृषण, ये एक ही समाज में बताए, अलग नहीं बताया। काय का अलग बताया, ग्रह का अलग बताया, या जरा का अलग बताया, शल्य, ऐसा कुछ नहीं, ये एक ही समाज में बताया। मतलब ये अष्टांग जो है ये हमें आयुर्वेद चिकित्सा में इसके
एक साथ मतलब अगर काय की चिकित्सा करनी है तो हमें आदत को देखना है, या आदत की देखना है हम शल्य की चिकित्सा कर सकते हैं, हम शालक्य की चिकित्सा करते हैं, विष की चिकित्सा करते हैं, या रसायन चिकित्सा करते हैं। मतलब इस चिकित्सा करते वक्त हमें ओनली काय चिकित्सा मतलब काय से का देखा नहीं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करते वक्त हमें आदत भी देख के उसकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। क्योंकि ये अगर हमें अष्टांग समझ में आ गया ना, तो हमें चिकित्सा करने में बहुत आसानी होती है। अभी देखिए कि हम हेतु ले रहे हैं दूषी विष या विष की ले रहे हैं, या कोई जंगम विष की ले रहे हैं या स्थावर विष की ले रहे हैं, उसकी चिकित्सा हम आदत में देख सकते हैं। उसका जो उपद्रव है, उसका उपद्रव त्वचा रोग है, उसका उपद्रव कुष्ठ है, तो उसको हमें अगर देखना है तो समझ लीजिए कि हमें चिकित्सा करते हो ये अष्टांगों की हमें कैसे उसके हिसाब से देखना है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। सिंपल से ले लेते हैं, जैसे अम्ल पित्त है, अम्ल पित्त जिसको है तो उसको क्या करते हैं, अम्ल पित्त है तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि एंटासिड ली जाती है, पित्त की चिकित्सा की जाती है। ये एंटासिड बार बार लेने की वजह से पित्त, हमने तो पूरा पित्त अच्छा नहीं किया, बस जो एसिड है उसको हम जो कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वही पित्त फिर खून में मिक्स हो रहा है। खून में मिक्स होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, शीत पित्त, उदर्द, कोठ, मतलब जिनको अम्ल पित्त है और जो पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं, तो उसमें बाद में अगर शीत पित्त, उदर्द, कोठ आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट हमें अम्ल पित्त के हिसाब से या दूषी विष के हिसाब से करनी जरूरी है। क्योंकि ये हमें अगर देखिए दूषी विष की ट्रीटमेंट करनी है तो ग्रंथ पे कहा कि ग्रहणी की चिकित्सा करो, और अगर में जो ग्रहणी दृष्टि की संप्राप्ति है वो ट्रीटमेंट हमें करनी है। अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें संप्राप्ति भंग होती है और हम रिजल्ट पेशेंट को जल्दी दे सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, विद इन 2 डोज में 4 डोज में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको अगर की चिकित्सा करते हैं तो हमको फास्ट, क्योंकि अब देखिए उसमें ट्रीटमेंट बताइए, उसमें ट्रीटमेंट बताइए कि नागविष की ट्रीटमेंट बताइए, बिच्छू काटने के, वो इतनी फास्ट बॉडी में वेग अवस्था आती है, तो हम अगत की ट्रीटमेंट कब करेंगे? हम अगत में ट्रीटमेंट इस हिसाब से संप्राप्ति के हिसाब से अगर करेंगे तो रिजल्ट हमें जल्दी आने वाला है। वैसे ही ये जो आम विष है, ये आम विष के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके कैसे तैयार हो रहा है। जैसे अभी इसको हम लेते हैं कि हेतु के हिसाब से प्रज्ञा पराग कैसा होता है। समझिए आपने पूरा खाना बहुत कंटे की तरफ आते हुए खाना खाया है, अब खाना खाया है तो आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपके सामने आपका पसंदीदा कुछ आया, समझो भजिया आ गई, तो आप क्या कहते हैं, कह रहे चलो खाते, लेकिन नहीं, बुद्धि कहती है आप ये मत खाओ क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे, निश्चयात्मक बुद्धि है। लेकिन मन क्या कहते हैं, चलो खाओ, इससे क्या होगा। अगर मन क्या है, मन भावना युक्त है, भावना के हिसाब से आप जब चलो हम इसको कर्म विपाक कहते हैं। पूर्व जन्म कर्म, 3 साल में बच्चों को कोई भी बीमारी आती है वो पूर्व जन्मकृत है। सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्मकृत जो दोष वो निकल जाते हैं और नया जन्म स्टार्ट हो जाता है। वैसे कांजना का है, उसको मराठी में वार्या पड़ा कहते हैं। वार्या पड़ा मतलब क्या, इसमें अगर कोई वायु उसके स्किन पे आके टच होके जाता है, दूसरे को वो वायु लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसको भी ये होता है। ये होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो फूंसे आते हैं उस फूंसों के बाद वहां जो ब्लैक सर्कल आते हैं, ब्लैक दाग आते हैं, वो निकलना ज्यादा तकलीफ देता है। तो इसको हमें त्वचा रोग के हिसाब से सोचना है, इसको हमें त्वचा रोग के हिसाब से ट्रीट करना है। अब इसमें हम 2 दवाई बता देता हूं, उसमें अमर की आम्र हरिद्रा पुनर्नवा, ये अगर ये लगाते हैं, उसके साथ अगर इसके साथ और एक चूर्ण है मंजिष्ठा दारवी एष्टी, इसका चूर्ण हम जो ब्लैक सर्कल से बाहर ब्लैक दाग है उसके ऊपर लगाते हैं तो वो ब्लैक सर्कल से बाहर ब्लैक दाग कम हो जाते हैं। उसके साथ आगे का ले लेते हैं तारुण्य पीठिका। अब तारुण्य पीठिका क्या है, अब तारुण्य पीठी के हिसाब से हम सोचेंगे कि आधुनिक शास्त्र के हिसाब से क्या होता है, ये सिवेसिस ग्लैंड से उसमें जो स्त्राव है उसमें एंसैक नाम के जंतु आते हैं, उसकी वजह से तारुण्य पीठिका आते हैं। लेकिन आयन क्या सोचता है इसके लिए, आयन के हिसाब से हम क्या सोचेंगे, ये देखिए जब ये शुक्र व्याप्ति मतलब जो लड़के हैं उसमें शुक्र की व्याप्ति मतलब शुक्र जब व्यक्त हो जाता है तब स्किन गर्म होने लगती है, उस वक्त ये तारुण्य पीठिका, उसको आयुर्वेद में युवान पीठिका कहा है। और इसके साथ दूसरी एक चीज है, वो जो लड़कियां उनमें जब रज दृष्टि होती है, रजस वाला
जो रज स्टार्ट हो जाता है उस वक्त ये रज व्यक्ति के वक्त युवान पीठिका आती है। जब इस वक्त युवान पीठिका आने लगती है तो उसका स्किन बहुत गर्म हुआ होता है। स्किन गर्म होते वक्त अगर इसके साथ आप सिचु, हरित की, शंख और इसके साथ जब परिपाठादि काढ़ा देते हैं तो जो रजस वाला परिचर्या पालन करते हैं उसके साथ अगर ये चीजें दी जाती है तो जो दाग है, जो फुंसी है, वो जाने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा हेतु है, क्योंकि ये रजस वाला परिचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रजस वाला परिचर्या बताता है कि उसने आराम करना चाहिए, उसमें बाहर घूमना नहीं चाहिए। जो रजस वाला परिचय के हिसाब से अभी देखिए कि टीवी में दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कराटे खेल रहे हैं और उसके साथ विस्पर की याद दिखा रहे हैं। ये है क्या योग्य? क्योंकि ये व्रणित है, पूरे गर्भाशय में जख्मा हुए। अगर गर्भाशय में पूरे जख्म हुई है तो जख्म होने के बाद अगर हम ये मसालेदार खाते हैं, उसके साथ अगर एक्सरसाइज हो जाती है तो उसके बाद ये व्रण में उत्पत्ति हो जाती है और पीसीओडी जैसी संप्राप्ति आ जाती है। क्योंकि ये एक जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से अगर वो पूरा बाहर निकलता है तो ये टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। अगर ये टॉक्सिक बाहर नहीं निकलते, वही टॉक्सिक स्किन के ऊपर आते हैं और स्किन के ऊपर आने के बाद ये त्वचा रोग पैदा कर रहे हैं, ये त्वचा रोग की निर्मित कर रहे हैं। तो इसके वजह से अगर जिसमें ये त्वचा रोग रजस वाला परिचर्या के बाद आ रहे हैं तो उन्होंने त्वचा रजस वाला परिचर्या पालन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ जैसे मैं अभी मैंने दवाई बताई है वो दवाई लेनी जरूरी है और उसके साथ अनंता मंजिष्ठा फांड इसके साथ लेना जरूरी होता है, जिसकी वजह से रजस वाला रज दोष कम हो जाता है। उसके साथ आने वाले युवान पीढ़िका, उसके साथ आने वाले काले धब्बे। और क्योंकि इसमें 3 टाइप के स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फुंसी आती है, पीठिका आते हैं, उसके बाद उसको नाखून लगते हैं, उसके बाद काले धब्बे आते हैं और उसके बाद थर्ड स्टेज में खड्डे आते हैं। अगर जब खड्डा आने लगता है तो उसमें मांस पाचन हुआ है। अब जब मांस पाचन हुआ तो खड्डा जल्दी भरता नहीं, उसके साथ मांस पाचन प्लस अभ्रक लेते हैं। ये कम से कम 1-1.5 साल लेना पड़ता है। उसके साथ वही लेप के लिए मांस पाचक हम लगाते हैं, उसके साथ उसमें अनंता यूज करते हैं, तभी जल्दी कम होने लगता है। तो हमको उसको त्वचा रोग के बारे में सोचना है। कैसे 25 ईयर्स तक युवान पीढ़िका आ रही है, तरुण पीढ़िका आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तरुण पीढ़िका है। लेकिन 30 ईयर्स के बाद अगर लोग कहेंगे ये युवान पीढ़िका है या तारुण्य पीढ़िका है, नहीं, 30 ईयर्स के बाद अगर फुंसी आ रही है तो ये तारुण्य पीढ़िका नहीं है, इसको त्वचा रोग के हिसाब से ही ट्रीट करना पड़ता है। वो त्वचा रोग में दोष दृष्टिकोण से है, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो 25 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स के बाद त्वचा कोई भी फुंसी आई तो त्वचा रोग कौन से दोष दृष्टि है वो देख के हमें ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। अब इसके साथ शित्र, अभी शित्र हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी त्वचा रोग लास्ट में जाके शित्र में परिणत होता है। ज्यादातर शित्र क्यों बताया है, क्योंकि अभी शित्र के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, किलास जो मेलामेन जो है तो जो रंग द्रव्य काम कर रहा है और वो क्या होता है, ब्राउन होते हैं और काले रंग के होते हैं, ब्लैक रंग के होते हैं, वो रंग के हिसाब से होते हैं। लेकिन आयरन में क्या होता है, पाचक रस है जो ग्रहणी में है और भ्राजक पित्त है जो स्किन में है, जो रंग का काम कर रहा है। तो यहाँ जब पाचक रस दृष्टि होती है तभी रंजक पित्त की या भ्राजक पित्त की दृष्टि है। जब पाचक रस अच्छा है तो भ्राजक पित्त अच्छा है। तो इसकी वजह से देखिए जब पेट खराब होने लगता है तभी ऊपर स्किन पे प्रॉब्लम आता है। इसलिए ग्रहणी में किलास से संप्राप्ति है, किलास से उपद्रव आता है। मतलब किलास उपद्रव ग्रहणी में है, शित्र उपद्रव ग्रहणी में है। मतलब जब ग्रहणी दृष्टि होती है, पाचक रस दृष्टि होती है तो भ्राजक पित्त दृष्टि है। जब भ्राजक पित्त दृष्टि है तो ये संप्राप्ति आने लगती है। तो ये संप्राप्ति किस वजह से आ सकती है, किलास कैसे, एक तो अगर प्लास्टिक से कोई लगा उसमें जख्म हुई है, जब जख्म भरते हो तो किलास जैसे संप्राप्ति कर रहे हैं, या किसी से दग्ध हुआ, दग्ध के जख्म भरते हैं उस वक्त किलास जैसी संप्राप्ति आ रही है, या किसी को क्या कहते हैं, कोई भी जब स्नायु के ऊपर होती है वो भरने के बाद किलास जैसी संप्राप्ति आ रही है। तो ये देखिए कि ग्रहणी में मधुकासव बताया है, क्योंकि मधुकासव अगर
ऐसी संप्राप्ति, ऐसे क्षेत्र जैसे आ रहे ग्रहणी दृष्टि होने के बाद आ रहे, तो मधुकासव यूज कीजिए। और मधुकासव यूज करने के बाद जो छोटे-छोटे धब्बे आते हैं, किसी को अगर किलास है या छोटे पांढरे डब्बे हैं, ये देखना है तो एक चीज कीजिए, शिगुरु के पत्ते होते हैं, शिगुरु के पत्ते अगर 1 चम्मच हम रस लेते हैं उसका, तो 1 चम्मच रस लेने के बाद 21 दिन हम लेते हैं, और अगर वो सफेद धब्बे जाते हैं तो समझिए क्षेत्र नहीं है। लेकिन 21 दिन के बाद अगर वो नहीं गया तो समझ लीजिए ये क्षेत्र है। तो इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त ट्रीटमेंट करते वक्त हमें मधुकासव देना है। लेकिन उसके साथ छोटे बच्चे में भी ऐसा होता है, छोटे बच्चे में देखिए छोटे-छोटे डब्बे सफेद होते हैं, तो 2 चीजें होते हैं। 2 चीज कौन सी है, एक तो उसमें कृमि प्रादुर्भाव होता है, पुरुषेज कृमि में ये संप्राप्ति आती है। जब पुरुषेज कृमि में ये संप्राप्ति आती है तो सफेद-सफेद धब्बे आने लगते हैं, उस वक्त कृमि की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। या इस बच्चे में अस्थिक्षय होता है, अस्थिक्षय होता है मतलब क्या, जिसमें अस्थिक्षय जैसी संप्राप्ति होती है, पुरुष द्वारा दृष्टि होती है, जिसमें बार-बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ होने जैसे पुरुष धरा कला अस्थि धरा कहते हैं, तो उसमें सफेद धब्बे आने लगते हैं। उस वक्त सफेद धब्बे आते हैं तो महामहिष्ठादि काढ़ा, खदेराविष लेते हैं या कुकुरनांडा भस्म लेते हैं, प्रवाल पंचामृत लेते हैं, वो सफेद धब्बे कम हो जाते हैं। या कृमि की ट्रीटमेंट करते हैं तो सफेद धब्बे कम हो जाते हैं। अभी एमएबीएसिस होता है, तो एमएबीएसिस ये जल्दी जो है खून से लेकर लिवर एमएबीएसिस ले जाते हैं। तो लिवर एमएबीएसिस में क्या होता है, तो जो हाथ में फूंसे आने लगते हैं, उस वक्त लिवर एमएबीएसिस समझना कैसे है कि पूरे शरीर को खराब बदबू आ रही है। ये सब पेशेंट आता है तो उसकी स्किन से बदबू आने लगती है और उसके हाथों को फूंसे आ रहे, उसमें से पानी निकल रहा है, ये समझिए कि लिवर एमएबीएसिस जैसी संप्राप्ति है। लिवर दुष्टि है या वृक्क का दुष्टि है, उसमें त्वचा रोग आने लगता है। देखिए क्रिएटिन बढ़ने लगा तो हाथों को स्किन डिसीज होता है, मतलब कंटू लक्षण आते हैं। तो ये यकृत दुष्टि है या वृक्क की दुष्टि है, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख ले तो हमें समझ में आता है कि क्या है। उसके साथ हम जाते हैं थोड़ा इसके तरफ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक गैंग्रीन के तरफ। अब डायबिटिक गैंग्रीन हमें कैसे देखना है इसके हिसाब से, अभी डायबिटिक गैंग्रीन के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें बताया है क्या, कुछ आयुर्वेद में बताया है कुछ, कहा आया है प्रमेय में, ये प्रमेय में नहीं आया है, ये आया है कुष्ठ में। अब कुष्ठ में हम जाते हैं तो वहां एक श्लोक है, कुष्ठ में प्रसुप्ति नाम। प्रसुप्ति बताइए, बधिरता जो आई है ये किसमें बताई है, ये बधिरता आई है कुष्ठ में। मतलब अगर हमें नेफ्रोपैथी समझ में आई है, हाँ, तो हमें कुष्ठ देखना है तो हमें समझ में आएगा। एक पेशेंट था, पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक 14 साल का बच्चा था, हमारा क्लिनिक जब हड़प्स में घड़ीतल में था तो नीचे होटल था, 6 बजे हम चाय मंगवाते थे। वो 14 साल का बच्चा था, जब वो चाय लेने आता था तो एक दिन क्या हुआ, जो ग्लास में चाय डाल रहा था उसके पैर के ऊपर वो चाय गिरा। तो मैंने कहा उबला हुआ चाय है, वो बोला मुझे सर कुछ नहीं होता। देखो जो केतली थी वो केतली उसने उसके पैर के ऊपर रख दी, उसको कुछ नहीं होता। बोल रहा था कि मैं गरम कुछ भी उसके ऊपर डालू तो कुछ नहीं, पूरे पैर को ऐसे जख्म हुए थे, बड़े बड़े हड्डी तक दिखाई दे रही थी, इतनी जख्म हुए थे। तो वो बोल रहा था सर ये क्या है, मैंने बहुत ट्रीटमेंट की, मुझे समझ में आया क्या करूं। तो आप मुझे बताए, एक तो बहुत गरीब था, पैसा ना, तो हम क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए। तो ठीक है, तो उस वक्त हम सब स्टूडेंट थे, बोलो इसके लिए हम स्टडी करेंगे। तो हमने पूरा ग्रंथ लिया और प्रसुप्ति सुषुप्ति कहाँ आया ये देखने लगे। तो हमें सूत्र स्थान में अन्न रक्षा विधि अध्याय में प्रसुप्ति की हिसाब से एक कि कोई भी विषय का स्पर्श हो जाता है तो उसके वजह से स्किन को प्रसुप्ति आती है, बधिरता आती है। वही बधिरता उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट बताई, मंजिष्ठा है, भारंगी है, वो 8 चूर्ण है। 8 चूर्ण अगर स्किन को लगाते वो प्रसुप्ति या सुषुप्ति जाती है, ऐसे ग्रंथ में बताए अन्न रक्षा विधि अध्याय में। तो हमने वो चूर्ण लिया और चूर्ण उसको बुलाया कि ये चूर्ण तुम पैर को लगाओ, और वो बोला सर मैं 7 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, आने के बाद आपको बताता हूँ। वो 7 दिन के बाद गया और 8वें दिन जब वो आया तो दौड़ते दौड़ते ऊपर आया क्लिनिक में, और क्लिनिक में आने के बाद वो बता रहा था सर देखो, खुद हाथ से बता रहा था और हाथ से चिमटी ले रहा था, बोल रहा था मुझे चिमटी हो रही है और मुझे दर्द हो रहा है। मतलब ग्रंथ में बताए हुए विषय संपर्क के वजह से जो प्रसुप्ति आई है वो बताए। और कुष्ठ में क्योंकि स्पर्श जो स्पर्श नष्ट हो जाता है वो
कुष्ठ किसमें बताया है? कुष्ठ में बताया है। तो कुष्ठ को हमें देखना है तो पूरे ग्रंथ में कैसे आया हुआ ये देखते हैं तो त्वचा रोग समझ में आएगा। जैसे अभी हम सोरायसिस के लेते हैं, सोरायसिस में हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। क्या एक पेशेंट के बारे में बताता था, फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या है और किस हिसाब से इसको हमें समझना है। एक है कि एक पेशेंट था, उसका नाम था सूर्यवंशी। ये हमारे पास 2000 में आया था। हम सोरायसिस की ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको, और सोरायसिस की ट्रीटमेंट करते वक्त 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। अगर हमें 1 या 2 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहे तो हमारा निदान गलत हो गया, या हमारी ट्रीटमेंट गलत होगी, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हमें भी समझना कि हमारी कुछ तो गलती हो रही है, तो हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या है। तो हम ग्रंथ लेके बैठे, तो ग्रंथ लेके बैठते ये हम स्टडी बताता हूं तो समझ में आएगी कुष्ठ या त्वचा रोग कैसे हमें समझ में आएगा। तो हम जब ये ट्रीटमेंट कर रहे थे या उसके हिसाब से देख रहे तो हमें एक देखा कि अरे चलो कुष्ठ क्या है, कुष्ठ है रक्त प्रदूषित व्याधि। तो रक्त प्रदूषित व्याधि में विविध शीतपित्तीय अध्याय में बताया है कि कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्तपित्तम असुरगरा बुधमेडर पाकस्य च प्लीहा गुल्मोत वितरति दद्रु चर्मगल क्षेत्रम पामाको अस्त्र मंडलम को। अभी ये रक्त पित्त में विविध शीत पित्त अध्याय में बताया कि कुष्ठ विसर्प ये क्या है, रक्त प्रदूषित व्याधि है। और रक्त प्रदूषित व्याधि मतलब रक्त का व्याधि है। तो रक्त समझने के लिए हमें कहा जाना चाहिए, तो रक्त समझने के लिए हमें विधि शोधित अध्याय जो चरक आचार्य जी बताए, विधि शोधित 24, उसमें एक हमें जब विधि शोधित अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसमें एक कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिक्रिया, मतलब रक्त धातु दृष्टि के जो चिकित्सा हमें करनी है रक्त पित्त की जैसी करनी है। मतलब रक्त दृष्टि में कोई भी ट्रीटमेंट करो वो ट्रीटमेंट कैसी करनी है, रक्त पित्त जैसी ट्रीटमेंट करनी है। ये हमें एक श्लोक मिला। अभी हमें ऐसा पता चला कि चलो हमें रक्त पित्त मिला, तो सब ग्रंथ में हम रक्त पित्त लेके बैठे। अब रक्त पित्त की ट्रीटमेंट, रक्त पित्त की सब ग्रंथ में आयु लक्षण देख रहे थे, तो वहां हमें रक्त पित्त अध्याय में चरक आचार्य के आचार्य जी 91 और 91 श्लोक में बताया, सर्पिषि पित्त ज्वर नाशिनी सर्वाणि शस्त्राणि च रक्त पित्ते अभ्यंग योगा परिशेचनानि सेक अवगाह शयनानि विश्व शीतो विधि बस्ति विधानम अग्रम पित्त ज्वर यत प्रशमाय दृष्टम। अभी रक्त पित्त चिकित्सा में क्या कहा है, ये जो पित्त ज्वर युक्त जो कषाय है ये सब हमें रक्त पित्त में यूज करने हैं। जो पित्त ज्वर में वर्णन किए सब उपक्रम है ये रक्त पित्त में यूज करने चाहिए। ये बताया है आचार्य चरक ने, अष्टांग हृदय में भी एक श्लोक आया है, ये चर पित्त ज्वरे च उक्ता कषाय स्थान च योजित। मतलब जो पित्त ज्वर में आए हुए सब जो ट्रीटमेंट है, जो कर्म है रक्त पित्त में यूज कीजिए। मतलब रक्त पित्त की ट्रीटमेंट अब हमें पित्त ज्वर जैसे करनी चाहिए, ऐसा उसमें। तो हम पित्त ज्वर में गए। अब पित्त ज्वर में जब गए तो उसमें एक और मिला ज्वर अध्याय में, विषमम तिक्त शेते ज्वरम पित्तोत्तरम जय। मतलब विषम ज्वर जो पित्त ज्वर है तो उसमें ये जो तिक्त शीत जैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और एक श्लोक मिला वो वात शूलित और इसके हिसाब से है, वो है वात रक्त क्षते क्षीणे विसर्पे पैतिके जो है। अब ये जो है देखिए कैसा आया, रक्त के हिसाब से रक्त पित्त, और रक्त पित्त में दो चीजें मिली, एक पित्तज कुष्ठ मिला, उसका श्लोक में आगे जाता हूं, और पित्तज जोर मिला, और पित्तज जोर के हिसाब से आगे मिला वात रक्त जैसा। मतलब अब ये सब मिला, पित्तज जोर देखा, पित्तज जोर के बाद अभी वात रक्त मिला। अब वात रक्त में जब हम गए तो वात रक्त में हमें और एक श्लोक मिला, वो श्लोक था चरक अध्याय में वातिशोणित में 29 श्लोक है 60। उसमें क्या है, गंभीरे रक्तम आक्रांतम स्याच्च एदत् वातवत् जयत पश्चात वाते क्रियां कुर्यात् वात रक्त प्रसादिनम।
मतलब यहाँ क्या बताए, इस गंभीर वात रक्त वायु अधिक जब बढ़ता है तो उसकी चिकित्सा हमें वात व्याधि जैसे करनी चाहिए। देखिए कैसे कैसे हम यहाँ हैं। मतलब रक्त रक्तग्रस्त रक्त पित्त पित्त ज्वर के बाद वात शून्य वात रक्त, और वात रक्त में हमें एक और मिला कि वात व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, और वात व्याधि में हमें मिला कि वात व्याधि की चिकित्सा हमें कैसी करनी चाहिए, शुक्र दृष्टि जन्य चिकित्सा करनी, मतलब वात की चिकित्सा शुक्र जैसी करनी चाहिए। इसलिए ग्रंथ में ब्रह्मचर्य पालन कहा है। इतना इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य पालन के हिसाब से दिया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये हमारे तीन त्रिवे, इस हिसाब से हमें जाना जरूरी है। और शुक्र के मनम बिंदु पाकेन जीवनम बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरोदेव तावत काल से भय मुक्ता। अगर शुक्र का संरक्षण हम करते हैं तो ये बीमारी जल्दी कम हो जाती है। या कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उस पेशेंट को आपको अगर ब्रह्मचर्य पालन करते वक्त अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट आपके हिसाब से लाभदायी होगी। क्योंकि जब शुक्र का संरक्षण होता है और उसके साथ ट्रीटमेंट जाती है तो रिजल्ट जल्दी मिलता है। अब ये हम देखते हैं सर, हमने इस वक्त क्या किया, जब अभी वात व्याधि में गया तो वात व्याधि में हमें ऐसा मिला, वात व्याधि में हमें एक रक्तावृत्त वात बताया मिला, और रक्तावृत्त वाते सदा हरति त्वक मांसांतरजो वृषम भवेत् स रागा श्रोतु जायते मंडलानि च। मतलब इसमें दाह श्रोत मंडल जो कुष्ठ के जैसी बीमारी है रक्तावृत्त वात में हमें मिली। और इस हिसाब से हमें आगे जाके दो चीजें मिली, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले पित्तज कुष्ठ के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि ये जो पित्तज कुष्ठ है, पित्तज कुष्ठ में बताया सर्पिशी तिक्तकाली च यच्च अन्यत् रक्त पित्तानुत्कर्म बाह्य अभ्यंतर अग्रयंतर कार्यम पित्त कुष्ठेषु। अब ये जो बता है कि पित्तज कुष्ठ की जैसी संप्राप्ति है, पित्तज कुष्ठ की तरह करो या विसर्प जैसी करो। अभी आपने देखा कि ग्रंथ में रक्त पित्त, पित्तज कुष्ठ और विसर्प इसके हेतु से भी बताया है। देखिए आप उसमें जाते तो उसके इसके हेतु कुष्ठ जैसे है, इसके हेतु रक्त पित्त जैसे है, ऐसे बताया। मतलब इसके हेतु भी सेम है और उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त इसकी ट्रीटमेंट में आपको देखनी पड़ेगी कैसे इसमें आए। इसलिए हमारे क्लिनिक में यही है कि आप जब क्लिनिक में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुष्ठ या त्वचा रोग की ट्रीटमेंट कुष्ठ में आई हुई नहीं है, कहीं वात रक्त में आई हुई ट्रीटमेंट की जा रही है, कि विसर्प में आई ट्रीटमेंट है, किसी वात व्याधि में बताया हुआ कुष्ठ जैसे संप्राप्त है उसमें की गई ट्रीटमेंट है। मतलब कुष्ठ हमें देखना है तो पूरे ग्रंथ में कहाँ कहाँ कुष्ठ आया है। अभी जो मैंने पहले पेशेंट बताया था उसकी वो स्टडी हो गई। अब ये स्टडी की तो इसमें क्या किया हमने, इसमें ट्रीटमेंट करते वक्त हमने एक चीज की कि जहां जहां कुष्ठ आया है, एक तो कुष्ठ में, वात रक्त में, विसर्प में, ज्वर में, इसमें जहां जहां कुष्ठ आया तो उसकी कॉमन ट्रीटमेंट हमने बताई। और कॉमन ट्रीटमेंट के हिसाब से उसके लिए पेट में लेने के लिए उसका तेल सिद्ध करने, इसलिए C1, C2, C3 उस चंद्रकांत सूर्यवंशी नाम है उसका, सी नाम से हमने फॉर्मूला C1, C2, C3, C4 ये नाम अभी भी मैं 20 मतलब ये हुआ 2000 में ये स्टडी हुआ था। अभी तक वही मैं फॉर्मूले यूज करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें इसके हिसाब से देखना बहुत जरूरी होता है कि कैसे इसके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्योंकि कुष्ठ जब हम समझ सकते हैं तो कोई व्याधि के हिसाब से आया है वो भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में रिजल्ट कभी नहीं मिला तो एक चीज करो कि उसकी ट्रीटमेंट व्रण जैसी करो। क्योंकि चरक आचार्य में कुष्ठ में बताया है, वैशिष्ट रत्नाकर में आया हुआ है, कुष्ठमयम विस्फोट मसूरिका उत्तः चिकित्सा अपि अशु हरे विसर्पान सर्वान विपक्वान परिशोध्य व्रण क्रमेण उपरेच यथा उत्तम। मतलब अगर कुष्ठ है, विस्फोट है, मसूरी का है, अगर उसमें अगर कुछ भी अगर ये व्रण अच्छे नहीं हो रहे तो इसकी चिकित्सा हमें व्रण जैसी करनी चाहिए। तो कुष्ठ में ट्रीटमेंट करता ये व्याधि को भी देखो, अब व्रण जैसे अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये स्किन डिसीज या त्वचा रोग जल्दी कम हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट हमें जल्दी मिल जाती है। उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुष्ठ कभी
नॉर्मली हमें नहीं दिखाई देता, कुष्ठ उपद्रव स्वरूपात्मक ज्यादा दिखाई देता है। जैसे अर्श में कुष्ठ दिखाई देता है, दमा में कुष्ठ दिखाई देता है, कास में कुष्ठ दिखाई देता है, हिक्का में कुष्ठ दिखाई देता है, अम्ल पित्त में कुष्ठ दिखाई देता है, ग्रहणी में कुष्ठ मतलब अकेला कुष्ठ नहीं होता, जोड़ गोली रहती है, इसके साथ ये होता है। तो जब कभी भी त्वचा रोग का पेशेंट आपके पास आता है तो उसके साथ इसको कोई प्रॉब्लम पीछे वाला नहीं है ना, कोई व्याधि हुई नहीं ना, अगर उस व्याधि की हम ट्रीटमेंट करते हैं तभी ये त्वचा रोग जाता है। नहीं तो हम त्वचा रोग की ट्रीटमेंट, सब लोग कहते हैं त्वचा रोग जाता ही नहीं, क्योंकि त्वचा रोग समझा ही नहीं, इसके वजह से त्वचा रोग नहीं जा रहा है। तो इसके साथ क्या संप्राप्ति है, किस बीमारी का उपद्रव है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम अस्थमा लेते हैं, दमा लेते हैं, दमा में कुष्ठ रोग कैसे तैयार होता है? देखिए, जब अस्थमा होता है तो अस्थमा के हिसाब से कि अस्थमा के हिसाब से क्या होता है, ये फुफ्फुस में है तो फुफ्फुस में से क्या कर रहा है, ये वायु विष है, ये वायु विष सब स्किन से बाहर निकल रहा है, ये वायु विष स्किन से श्वास से बाहर निकाल रहा है। जब अस्थमा की ट्रीटमेंट की जाती है या दमा की ट्रीटमेंट की जाती है तो ये वायु बॉडी में ऐसे ही रहता है और यही वायु फिर स्किन से बाहर निकलने लगता है। इसकी वजह से त्वचा रोग या कुष्ठ की संप्राप्ति होती है यहाँ। अब देखिए, कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको दमा बढ़ता है, स्किन डिसीज बढ़ता है, स्किन डिसीज बढ़ता है तो किसी को अस्थमा आता है। तो इस दमा है या स्किन डिसीज है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, दमा की ट्रीटमेंट क्या है? दमा की ट्रीटमेंट है तमकेतु विरेचन। अब क्या होता है, ये जब एक्युमुलेट होता है बॉडी में, बॉडी में वो एक्युमुलेट होने के बाद ये त्वचा के ऊपर जाता है, क्योंकि वो अगर मूत्र से, पुरुष से या रज के हिसाब से बाहर नहीं निकलते तो त्वचा से बाहर निकलते, इसलिए जब अस्थमा होता है, अस्थमा जब स्किन पे आता है तो उसमें डैंड्रफ आने लगता है और स्किन डिजीज होने लगते हैं। त्वचा जो होती है हमारे शरीर के 21 डेज के डेट होती है, इसलिए जो कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते ये त्वचा होते हैं उसको सूंघ के जो चोर है उसको पकड़ते हैं। तो दमा में भी सेम ऐसा ही होता है, एक त्वचा से बाहर, वैसे ही त्वचा रोग में ट्रीटमेंट देखिए विरेचन है, ये टॉक्सिक बाहर निकाल रहे हैं। अगर दमा है, दमा होते वक्त हमें कोई लोग ऐसे आधुनिक शास्त्र में उसको फुर्सीमार दिया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, जो वायु विष है वो वायु विष जलीय विष में परिणत कर देते हैं और ये जलीय विष में परिणत होने के बाद ये बाहर निकलने से दमा कम हो जाता है। ऐसे हम जो है देते हैं तो त्वचा रोग भी कम हो जाता है और अस्थमा भी कम हो जाता है। तो अगर ये दमा और अस्थमा एक साथ कम करना है, उसके लिए हमने एक कॉमन तकनीक उसमें दत्तात्रेय शिंदे जी है, उनका साउंड कर रहे प्लीज बंद कीजिए। दत्तात्रेय शिंदे जी, तो इसमें क्या है, अनंता, उसके साथ मंजिष्ठा, कुटकी, पटोल, इसका हम काढ़ा देते तो अस्थमा भी यूज होता है, त्वचा रोग में भी यूज होता है। अगर ये देते जिसको त्वचा रोग में अस्थमा आता है वो भी कम हो जाता है, अस्थमा में त्वचा रोग आता है वो भी कम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ अगर हम लेते हैं अर्श व्याधि, अर्श व्याधि में क्या देता है, अर्श व्याधि में लंगन का है, कंडू कोठ पीटिका पुष्टम पांडवा, मतलब किसमें कहा है, अर्श व्याधि में कहा है। अगर अर्श व्याधि में ये चीज आई है तो अर्श व्याधि हम लंघन करते हैं और जो रक्त का स्राव हो रहा है उसको रोकना नहीं है। अगर उसको रोका जाता है, उसका स्तंभन किया जाता है, उसके वजह से कुष्ठ कंडू उत्पन्न होता है। तो उसमें पहले कुष्ठ की चिकित्सा करनी चाहिए और कुष्ठ की चिकित्सा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, फिर त्वचा रोग की अर्श की ट्रीटमेंट करनी है। अर्श की ट्रीटमेंट करने के बाद हमें त्वचा रोग की ट्रीटमेंट करनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मन और त्वचा रोग का संबंध है। क्या होता है, जब उत्पत्ति होती है एम्ब्रियोलॉजी में, जब त्वचा उत्पन्न होता है उस वक्त मज्जा तत्व की उत्पत्ति होती है। इसको मज्जा तत्व की उत्पत्ति होती है तो हमें मज्जा तंतु, ब्रेन और उसके साथ मन, क्योंकि हमारे हिसाब से मन की जो स्थान है, ये स्थान कहाँ है, एक तो मस्तिष्क में है और हृदय में है।
एक देखिए मन के हिसाब से कुछ भावनिक होता है और प्रैक्टिकल होता है। हम कोई भी चीज़ कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकली यूज़ करो, तो हम मस्तिष्क से सोचते हैं, दिमाग से सोचो और भावनिक हिसाब से सोचते हैं तो हृदय से। तो 2 चीज़ें, हम भावनिक सोचते हैं तो हार्ट से सोचते हैं और हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो दिमाग से सोचते हैं। तो अगर प्रज्ञातंतु की विकृति होती है, तो मनो की विकृति होती है और मनो की विकृति होती है मन, इसलिए चिंतनम चाहते चिंतनम जैसे बताया रसदृष्टि की भी संप्राप्ति है। और जो चीजें खाना खाते हो चिड़चिड़ापन करते हैं, तो उसमें शीत पित्त जैसी संप्राप्ति दिखाई देती है। और ये शीत पित्त जैसी संप्राप्ति क्यों दिखाई दे? क्योंकि मन की दृष्टि है। इसके वजह से इसमें शिरोधारा बताई है। ट्रीटमेंट के वक्त मैं शिरोधारा के बारे में डिटेल बता देता हूँ, थोड़ा इसके ऊपर आता हूँ। इसके साथ स्टेरॉइड लिया जाता है बार-बार। ये त्वचा रोग में स्टेरॉइड जब हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इचिंग कम हो जाता है। इचिंग कम होने के बाद लेकिन बाद में किसी की चीज से इचिंग या ये स्किन डिसीज कम नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब हम स्टेरॉइड या कोई ऐसी चीज लेते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि इस बात में क्या होता है, एवियन मतलब नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है मतलब क्या होता है, कोथ उत्पत्ति हो गई। और कोथ किसकी वजह से, पित्त विकृति की वजह से कोथ निर्मित हो गई। अब ये कोथ निर्मित हो रही है मतलब कुष्ठ की निर्मित हो रही है। अब ये एवियन हमने कभी सोचा है क्या, ये एवियन हम अस्थिगत कुष्ठ जैसी संप्राप्ति की ट्रीटमेंट करेंगे। जब ये कुष्ठ जैसी ट्रीटमेंट करते हैं, तब ये नेक्रोसिस की ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसके जैसे हमने रक्त मोक्षण और ये कुष्ठ की ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें संप्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे और मैंने ट्रीटमेंट की इसके हिसाब से की है। तो एक चीज है, स्टेरॉइड जब लेते तो उसके साथ अस्थिगत कुष्ठ की ट्रीटमेंट इसमें करनी बहुत जरूरी होती है। अभी इसके साथ कोई कुष्ठ होता है, उस कुष्ठ में एक जगह रुक जाता है, उसके आगे उसको रिजल्ट नहीं मिलते, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई लोग नाखून से उसको खुजाते हैं। जब नाखून से खुजाते हैं, तो उसमें एक तो इचिंग भी बढ़ता है और उसके साथ ये संप्राप्ति उसके आगे कम नहीं होती। ये क्यों होता है? हमने कभी ये सोचा है क्या कि ये देखिए रक्त के खून तैयार कर रही है। अगर रक्त दुष्ट है, रक्त विष उत्पत्ति है और रक्त विष उत्पत्ति है, तो उसके नाखून कैसे तैयार है? विषवत उत्पन्न होते हैं। जब विषवत उत्पन्न होते हैं, तब उस वक्त हम नाखून से खुजाते तो विष उस किसको लग रहा है? वो स्किन को लग रहा है और उसी वक्त वो संप्राप्ति बढ़ने लगती है। अगर आपको खुजाना है तो पहले पंचकर्म करो, शरीर शुद्धि करो, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। नहीं तो नाखून से ये त्वचा रोग खुजाना नहीं है और जितना इचिंग होता है उतना वो संप्राप्ति बढ़ती है। इसलिए जो नख विष आते हैं, जो नख विष की संप्राप्ति बढ़ती है अगर में, उस हमने क्या किया, जो नख विष के जैसे किसी प्राणी के नख विष की संप्राप्ति है, उसकी ट्रीटमेंट भी बताइए। उस ट्रीटमेंट जो है, उसके दवाई को अगर सिद्ध घृत किया जाता है और उस सिद्ध घृत त्वचा को लगाया जाता है, तो नख विष से जो संप्राप्ति रुक गई है, नख विष से जो संप्राप्ति बढ़ी है, वो संप्राप्ति हम कम कर सकते हैं। अब थोड़ा आके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो इस ट्रीटमेंट करते वक्त यहाँ हमें सब पता है कि वमन करना है, विरेचन करना है, ये सब करना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें ट्रीटमेंट देखनी है, वो है शिरोधारा, जो कुष्ठ के लिए, त्वचा रोग के लिए मैं करता हूँ। अभी शिरोधारा क्या है? शिरोधारा हम करते हैं तो शिरोधारा क्या होती है? यहाँ आज्ञा चक्र पे शिरोधारा होती है। मुस्ता अमर की सिद्ध तक्रधारा यहाँ हमें करना है। तक्रधारा करते हो अमलिक का यहाँ अमलिक के बीच में वो धारा आनी चाहिए और अमलिक का चूर्ण है यह हमें लगाना है। उस वक्त शिरोधारा हमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, उसको कूटस्थ चैतन्य कहते हैं या क्रिस्कॉन कहते हैं। ये क्या है? मन और बुद्धि का स्थान है। जब हम यहाँ शिरोधारा करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वायु विषय कहते हैं कि वायु विषय आज्ञा चक्र से, और यहाँ हम जो अमलिकी का जो पूरा ऐसा बड़ा वाला चक्र का लगाते हैं, तो वो सब शिरोधारा स्टार्ट हो जाती है। तो विधि कुछ मिनट में वो पूरा ड्राई होता है। मतलब ये पित्त का स्थान का है, वो पूरा के पूरा विकृत जो हीट है वो ब्रह्मरंध्र से खींची जाती है। तो शरीर में जो कोथ निर्मित होती है, कोथ निर्मित रुक जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रीटमेंट मन के लिए बताई है। मन भी शांत हो जाता है, मन की ट्रीटमेंट हो जाती है। मन के जो टॉक्सिक्स है, मानसिक अवस्था, क्योंकि यहाँ क्या है, त्वचा रोग और मन का वैसे वैसा है। मन मानसिकता बिगड़ने लगी, त्वचा रोग बढ़ता है, त्वचा रोग बिगड़ने लगे तो मानसिकता बिगड़ती है। इसकी वजह से हमें ये ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा सोरायसिस जो होता है वो सिर से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी स्किन डिसीज सिर से स्टार्ट हो जाता है तभी उसको सोरायसिस कहते हैं। अगर कहीं हाथ पैर से स्टार्ट होते हैं उसको सोरायसिस नहीं कहते। कि आपने देखा है कि ज्वर के बाद ही ये स्किन डिसीज स्टार्ट होता है। ज्वर में जब ज्वर निवृत्ति बताए, ज्वर निवृत्ति में शिरोकुंडु बताए, शिरोकुंडु बताए तो सिर को इचिंग होने लगती है, तब ये संप्राप्ति स्टार्ट हो जाती है। अगर ज्वर वैसे ही बॉडी में जीर्ण जैसी संप्राप्ति या पित्त ज्वर जैसी संप्राप्ति होती है, विषम ज्वर जैसी संप्राप्ति होती है, उसके बाद अगर दारुणक जैसे हम कोंडा कहते हैं, तो अगर डैंड्रफ होने लगता है तब ये स्टार्ट हो जाता है, तभी ये सोरायसिस है। ये जल्दी निकलता नहीं है, जल्दी कम होता नहीं है। अगर स्किन पे कहीं भी आता है तो उसको सोरायसिस नहीं कहते हैं। सिर से स्टार्ट हो जाता है तो उसको सोरायसिस कहते हैं। तो इसके लिए शिरोधारा ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ एक स्वेदन कभी मत करिए कुष्ठ में। जब स्वेदन करते हैं तो उस स्वेदन के बाद ये संप्राप्ति बढ़ने लगती है, स्किन के जो व्रण है वो बढ़ने लगते हैं। तो उसके साथ एक ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी कुष्ठ हो उसको आपको ट्रीटमेंट करनी है। चलो आपको संप्राप्ति या कुष्ठ के हिसाब से समझ में नहीं आया, तो हमें अगर इसको समझना है तो एक देखो, इसमें कंडो नास्ति बिना का बात, मतलब इस वक्त हमें क्या करना है, कंडोनगण देना है। और ये कंडोनगण है हमें शहद में देना है, क्योंकि कफ के लिए शहद इंपॉर्टेंट है। कंडोनगण ये हमें कब देना है, सुबह। सुबह कौन सा काल है, 6 से 10 के काल में कफ का काल है, तो उस वक्त सुबह हमें क्या करना है, कंडोनगण देना है। अभी ये जो कोत है, कोत किस वजह से है, कोत है पित्त के वजह से। हम कहते हैं राग कोथ पाक, ये जो अवस्था है पित्त के वजह से। तो हमें जो कुष्ठगण गण है, ये कुष्ठगण गण हमें दोपहर को देना है। दोपहर को क्यों देना है, 10 से लेकर 2 के बीच में पित्त का स्थान है। मतलब देखिए, कंडोनगण, कुष्ठगण। अभी शाम को 6 बजे क्या होता रहता है, 5 या 6 बजे के बाद क्या होता है, हमारे शरीर का स्टेरॉइड कम हो जाता है। और स्टेरॉइड कम होने की वजह से ये देखिए शाम के बाद 4, 5, 6 के बाद सबको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी का जो ये कम होने लगता है। अगर ऐसा होने लगता है 5 बजे के बाद इचिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो हमें उदर का प्रशमन गन देना चाहिए। वो शाम के 4 या 6 के बीच में उदर का प्रशमन कम देना चाहिए। अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका घृत सिद्ध कर सकते हैं। घृत सिद्ध करना कुष्ठ में, मतलब घृत देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि कुष्ठ पित्त का और रक्त की वजह से तैयार हो रहा है, और पित्त का परम औषध घृत है। तो ये जो है, कंडोगण घृत में सिद्ध करो, कुष्ठगण घृत में सिद्ध करो, ये जो उदर का प्रशमन है घृत में सिद्ध करो, तो उसका पान करो, नस से करो, इसको स्किन को लगाने के लिए दे दो, उसका सिद्ध करके विरेचन के लिए वही यूज करो, वमन के लिए वही यूज करो, या बस्ती के लिए वही यूज करो। कुष्ठगण ग्रंथ में देखिए कहीं कुष्ठ के लिए बस्ती नहीं बताया, लेकिन चरकाचार्य ने फिर कुष्ठ के लिए ये अनुवसन या ये बस्ती दे दो ऐसा कहा है। तो वो जो सिद्ध चूर्ण बताए, ये योग बताए, उसका सिद्ध घृत करो, उस सिद्ध घृत से ट्रीटमेंट करो। मतलब हमें ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं आपको, ये ट्रीटमेंट सबके लिए, अगर हमें संप्राप्ति नहीं पता चली, क्योंकि क्या होता है, ये जो 17 टाइप के कुष्ठ बताए हैं उसमें एक कुष्ठ ऐसा है काकनक कुष्ठ। ये काकनक कुष्ठ कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन 17 टाइप के कुष्ठ जाने वाले हैं। मतलब इसमें हम इंक्लूड जो सोरायसिस आप बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, अगर हम ये इसमें से कीटी कुष्ठ है, विचर्चिका कुष्ठ है, पामा कुष्ठ है, जैसे पामा जैसे स्कैबिस जैसे होता है, विचर्चिका कुष्ठ डर्माटाइटिस जैसे हम, या इस हिसाब से हम देखिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक कभी मत ये करो। मतलब हमने स्कैबिस देखा तो हम ये ट्रीटमेंट करें, हमें दोष दृष्टि देखना है, और दोष दृष्टि के हिसाब से संप्राप्ति देखना है। अगर आपने संप्राप्ति समझ में आई और हमारी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसके हिसाब से हम जाते हैं। तो एक जो गलत कुष्ठ है, शायद 1-2 मिनट रहे, गलत कुष्ठ के बारे में चरक जो बताया, एक पेशेंट आया था जो गलत कुष्ठ का था, और गलत कुष्ठ का पेशेंट मैंने 2006 में देखा था। ये गलत कुष्ठ का पेशेंट आता है जो
अगर क्लिनिक में भी एंट्री करता है तो इतनी बदबू फैला देता है, उसके हड्डियों में से पस आ रहा है, उसका मांस गलन हो रहा है। तो उस वक़्त उसकी कैसे करेंगे? रही है, तो जो आचार्य चरण ने गलत कुष्ठ में निम्ब और विड़ंग ये जो बता है, इसका काढ़ा हमने धारण के लिए दिया, निम्ब विड़ंग का घृत पेट में दिया, वहीं हमने उसका विरेचन किया, तो ये गलत कुष्ठ विदिन 6 महीने में कम हुआ, पस जो आना बंद हुआ और उसके ऊपर मांस भी आने लगा। आप ये करके देखिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है। अब ये जब करेंगे तो पता चलेगा कि आयुर्वेद इतना श्रेष्ठ है, कोई भी त्वचा रोग हो आप उसको रिजल्ट दे सकते हैं, बस आपकी संप्राप्ति, आपकी दोष युक्ति ये समझ में आनी चाहिए। उस बस मैंने आप आज जो प्रैक्टिकली मैंने जो देखा, आपको बता देता हूँ, जो आज लेक्चर हुआ है, मैंने जो आपको ज्ञान मेरे गुरु से जो मिला है, मैं ये जो सब ज्ञान है मेरे गुरु को और मेरे सदगुरु को अर्पण करता हूँ। यही मैं बैठक हूँ। धन्यवाद। Hello, thank you, sir. There are few questions. One question is line of treatment of recurrent fungal infections. ओके, क्या होता है अभी फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? ये हमने कभी देखा है क्या? ये देखिए बार-बार एंटीबायोटिक और एंटीवायरल जब लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये बाद में फंगल इन्फेक्शन जैसा हो रहा है। ये जो फंगल इन्फेक्शन जैसे बुर्शी जैसे कहते हैं हम, ये बुर्शी है। ये बुर्शी क्या होती है? बुर्शी वनस्पतिज होती है और कभी भी हम वनस्पति को गर्म पानी देते हैं, तो गर्म पानी देने के बाद वो वनस्पति हो जाती है। तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो फंगल बार-बार हम गर्म पानी बाहर आपको शतावरी सिद्ध घृत या पामामलम, अमृत मलम और पेट में लेने के लिए महामंजिष्ठादि काढ़ा। और एक मैं आपको एक काढ़ा बता देता हूँ, मला एक दे एक्चुअली मोरा फॉर्मूला जो है ना इसका एक दे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो मैं क्लिनिक में यूज करता हूँ, वो काढ़ा यूज कीजिए। जो काढ़ा उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये काढ़ा मैंने इसके हिसाब मतलब ग्रंथ में जो ये संप्राप्ति आती है, जैसे बुर्शी जन्य संप्राप्ति, या ये क्या होता है, ये कब आती है बुर्शी? कभी भी देखिए कोई भी बीमारी ज्यादा हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो ये संप्राप्ति आने लगते हैं। इसमें वात प्रकोप या वात बढ़ा हुआ है, व्याधि क्षमता कम हुआ है या कृमि का प्रादुर्भाव हुआ है, तभी ये संप्राप्ति आती है। तो उसमें एक निम्ब, चित्र, हरिद्रा, सप्तपर्णा, कुष्ठ, खदीर, अमृता, भावा और दारवी, इसका अगर क्वाथ लेते हैं, उसके साथ शतावरी सिद्ध घृत लगाते हैं, पामामृत लगाते हैं और उसके साथ जलों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जब तक वहां का रक्त मोक्षण नहीं होता तब तक वो कम नहीं होगा। रक्त मोक्षण करने के बाद ही यूज कीजिए, रिजल्ट ज्यादा मिलता है। So, thank you, sir. So, finally, concluding this really thoughtful lectures and great experience by Vaidya Anil, Anil Bansura, sir. So, I, 1 minute. So, there are few questions. Can we use Ghuta in Kushta from Raktagata Kleda? यस, क्यों नहीं यूज कर सकते? लेकिन क्या होता है, घृत यूज करने के लिए सिद्ध घृत होना जरूरी है। जो रक्तगत क्लेद में जैसे मैंने बताया अभी कि रक्तागत वात में जो ट्रीटमेंट आई है या व्रण में कुष्ठ, मसूरिका, विसर्प में जो ट्रीटमेंट आई है उससे सिद्ध घृत यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि घृत यही ट्रीटमेंट तुरंत ट्रीटमेंट है ना पित्त की, तो सिद्ध घृत यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा उनका यूज होगा। 100% यूज लेता है क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है। So there is one another question. Yes. Line of treatment of melasma. Can you guide us melasma?
अभी एक मैं थोड़ा आपको सबको, क्योंकि सबने एक एलोपैथी के हिसाब से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक समझ लीजिए कि कभी भी मत ऐसा कीजिए कि एलोपैथी डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप एक कीजिए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक निदान ही कीजिए, उसकी दोष दृष्टि देखिए, उसकी संप्राप्ति देखिए, आपको ट्रीटमेंट है उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है। आप मैंने बस आपको समझने के लिए थोड़ा एलोपैथी बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ये ट्रीटमेंट, उसके लिए ये ट्रीटमेंट आप मत देखिए। और जो अपने ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, तो जो ये जो बताया उष्णागण, आप ये यूज कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलता है। ये कॉमन बताया है, ये सबके लिए। अगर आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रीटमेंट जो सब बता रहा हूँ, ये पेशेंट को यूज किए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है, प्रैक्टिकली यूज की हुई है, तो आप आंखें बंद करके यूज कीजिए, समझ गए? और प्लीज मेरी सबसे विनंती है कि एलोपैथी निदान और आयुर्वेद ट्रीटमेंट ना करें, आयुर्वेद निदान और आयुर्वेद ट्रीटमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आपका साउंड बंद हो गया, साउंड बंद हो गया। Still there is one question, sir, and the Vyadhi is modern. Huh, sir. So that is one student or something asked question about treatment of chronic acne. So chronicity is there. How to deal with it? ये देखिए, मैंने अभी कहा कि एज कितनी हो देखना जरूरी है। अगर 25 साल है तो 25 साल के हिसाब से युवान पीढ़ी का ठीक है, लेकिन 25 साल या 30 साल के ऊपर होता है तो उसको त्वचा रोग ही देखना है। और ये संप्राप्ति कैसी होती है? वात कफज संप्राप्ति होती है, और वात कफज कुष्ठ जैसी संप्राप्ति होती है, और वात कफज कुष्ठ की ट्रीटमेंट हमें वहां करनी जरूरी होती है। और उसके साथ मैंने ट्रीटमेंट भी बताई कि अगर क्रॉनिक है तो क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ कि इसके लिए चित्रक, गोक्षुर और कांचनार चूर्ण, उसका काढ़ा आप बार बार लेते हैं, और उसके साथ परिपाठारी काढ़ा है, महामृषारी काढ़ा है, वो लेते हैं तो ठीक है। लेकिन क्रॉनिक है तो उसके लिए आपको त्वचा रोग ही देखना है, और त्वचा रोग के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन वात कफज त्वचा रोग के हिसाब से, हाँ, अगर दाह है तो पित्त दृष्टिजन्य है, और उसके साथ कंडू है तो कफज दृष्टिजन्य है, ये देख के आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्ने है, तरुण पिटिका है, युवान पिटिका है, तो ये शुक्र व्यक्त हो रहा है। अगर इस पेशेंट में अगर क्रॉनिक है तो एक चीज समझ लेनी चाहिए कि शुक्र दृष्टि है। शुक्र दृष्टि कैसी है? अगर बार बार मैस्टरबेशन हो रहा है, शुक्र क्षय हो रहा है। ये देखिए, शुक्र व्यक्त होते वक्त शुक्र क्षय हुआ तो क्या हो रहा है? हमारे शरीर में शुक्रम तो सौम्यम, सौम्य शुक्र शीत गुण का है, सौम्य गुण का है। अगर शरीर का शीत गुण कम हो रहा है, सौम्य गुण कम हो रहा है, शीत गुण के अपोजिट क्या है? उष्ण गुण। तो उष्ण गुण, शरीर का उष्ण गुण बढ़ता है तो पित्त का उष्ण गुण बढ़ता है तो क्रोध की तरफ जाता है, पाक की तरफ जा रहा है, दाह की तरफ जा रहा है। तो उस वक्त ये क्या कर रहा है? पित्त दृष्टि कर रहा है और रक्त दृष्टि कर रहा है। तो इसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट हमें रक्त और पित्त दृष्टि जैसी करनी चाहिए। वात पित्त जन्य जब संप्राप्ति आई है कुष्ठ में, शुद्र कुष्ठ में जो आए, उसके अगर उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ज्यादा रिजल्ट उसके लिए मिलेगा।